आज की इस वीडियो में हम इन 12 टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा टॉपिक है फ्रेडरिक सारियू एक कलाकार। दूसरा है राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तीसरा नेपोलियन कौन था। उदारवाद का मतलब, निरंकुशवाद का मतलब, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले। उदारवादी राष्ट्रवाद। जोल्बराइन क्लब क्या था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम क्या थे और फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आज हम इन्हें ही पढ़ेंगे। हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुहेल और आप सभी देख रहे हैं इजी टू लर्न चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर है, कहने को ये काफी हैवी लगता है बच्चों को, लेकिन असल में है नहीं। ठीक है, कई सारे बच्चों को ऐसा भी लगता होगा कि ये चैप्टर इतना हैवी है, हम करेंगे कैसे और इसमें मार्क्स कैसे लाएंगे। इसे पेपर में अगर इसका कोई क्वेश्चन आ गया रिलेटेड, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसे कैसे करेंगे। ठीक है, और अगर आप ये भी देखें कि आपके जो प्रोस्पेक्टर्स हैं क्लास 10th के सिलेबस के, तो उसमें आप देखेंगे जो इस चैप्टर को पढ़ाने का टाइम है क्लास में आपको स्कूल में ऑफलाइन में, वो भी काफी ज्यादा दे रखा है। कम से कम 17 पीरियड्स दे रखे हैं कि आपको इतने दिन इस चैप्टर में लगाने पड़ेंगे, है ना, तभी ये चैप्टर आपको कवर हो पाएगा। और इस चैप्टर में जो पेजेस हैं, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा हैं। बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि देखिए इस चैप्टर में बहुत सारा अदर मटेरियल भी ऐड कर रखा है जो एग्जाम के लिए आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसके मुताबिक बहुत ज्यादा है ना। बहुत अदर मटेरियल दे रखा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही चीज पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएं, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। एंड अदर वो जो चीजें जो ऐड बिना फालतू में कर रखी है चैप्टर में, वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम क्या किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनकी मैंने डिटेल्स नोट कर लिए ऑलरेडी। देखिए पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। अगर आपने क्लास 9th में ये टॉपिक पढ़ा हो हिस्ट्री में तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा चैप्टर भी था। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आई होगी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ये पढ़ेंगे हम इसमें। फिर एक समझौता हम कह सकते हैं या नियम का आना, जो कि नाम है हमारा नागरिक संहिता के नाम से, 1804, ये भी पढ़ेंगे। वियने की संधि, ये सब मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे, जब आप देखेंगे इस पे प्रेजेंटेशन पे तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। न्यू विंडो पे जाते हैं। देखिए जब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक चित्र नजर आएगा। ठीक है, ये चित्र है। फर्स्ट चैप्टर में आपको एक चित्र नजर आएगा। ठीक है, इस चित्र में 4 चित्र ऐड हुए हैं, यानी 4 चित्रों को मिलकर एक चित्र बना हुआ है। ये पोस्टर है एक तरीके से, ये एक कलाकार ने बनाया है। ठीक है, 4 चित्र इसमें मिक्स हुए हैं। पहले आपको ये दिख रहे होंगे, जीसस क्राइस्ट खड़े हुए हैं और ये बहुत सारे लोग एक कतार में बढ़ते चले आ रहे हैं और इनके हाथ में ये थोड़े फ्लैग वगैरह भी हैं, है ना। और यहाँ पर एक ये महिला पुरुष खड़ी हुई है, महिला है ना, स्त्री है। तो यहाँ पर ये मशाल लेके खड़ी हुई है। आप थोड़ा जूम करके देखें अपनी वीडियो को, तो यहाँ इनके हाथ में एक मशाल दिखेगी और यहाँ भी इनके हाथ में कुछ है। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनके हाथ में है क्या। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियो के विचार। देखिए ये जो चित्र आपने अभी देखा, इस चित्र को जिस कलाकार ने बनाया है उसका नाम है फ्रेडरिक सारियो। ठीक है, उनका विचार है ये, उनके सपने का विचार, कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। श्रृंखला का मतलब होता है एक पोस्टर। ठीक है, एक चित्र, कोई भी रचना। ठीक है, श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला बनाई, 4 चित्रों की। अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 4 चित्र। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। ठीक है, एक वर्ल्ड रचा अपने सपनों का। ठीक है, उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था
इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। देखिए, अगर आप इस चित्र को मैं फिर से दिखाता हूँ, ये जो आपको लोग दिख रहे हैं ना, ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं जो एक कतार में एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, और ये तिरंगा भी उनके ही देश का है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। देखिए, वंदना का मतलब होता है पूजा, पूजा वगैरह। ठीक है, या फिर जो भी वो कर रहे हो वो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, कतार में। जैसे कि आपने पोस्टर में देखा, प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। देखिए, इससे आपको क्या समझ में आता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार अभी बताया इस चित्र में कि ये जो, ठीक है, अभी इन्हें क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये जो लेडी है, ठीक है, इन्होंने एक मशाल पकड़ रखी है अपने हाथ में, प्लस दूसरे हाथ में इन्होंने, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ज्ञान वो है मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, ज्ञानोदय का मतलब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, तो यहाँ मैंने लिख रखा है चमक। चमक, ज्ञानोदय का मतलब होता है चमक। चमक की मशाल पकड़ रखी है और दूसरे हाथ में मानवाधिकारों के घोषणा पत्र है। ठीक है, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो इतना हिस्सा है, ये जो प्रतिमाएं, जो मूर्तियां थी वहां पर, उनके ध्वस्त, उनके तबाह हुए हुए अवशेष हैं। अवशेष का मतलब सबूत, या हम कह सकते हैं टुकड़े, बचे हुए टुकड़े, अवशेष, सबूत। सबूत कहते हैं, ऐसे डायरेक्ट मीनिंग पढ़ते हैं हम, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्र। देखिए, इस चैप्टर को समझने पहले आपको इस चैप्टर के नाम में जो एक वर्ड आता है जिसका नाम जिसका मतलब है राष्ट्र। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद। हम राष्ट्र का मतलब भी जानेंगे और राष्ट्रवाद का मतलब भी जानेंगे। राष्ट्र का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल, ध्यान से सुने, अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, कितने वर्ड आए यहाँ पर। समान भाषा, एक जैसी भाषा बोलते हो। नस्ल धर्म, एक ही नस्ल और धर्म के लोग एक क्षेत्र में रहें, उसे राष्ट्र कहते हैं। सिंपल भाषा। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक राष्ट्र, सच्चा राष्ट्र वही कहलाता है जिसमें बहुत सारे त्याग हुए हों, प्रयास हुए हों और निष्ठा हो, एक भावना हो। ठीक है, कुछ कर दिखाने की, वो उससे बनता है एक राष्ट्र। राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास आदि की साझा, ठीक है, ये साझा लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, साझा कारण आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक राष्ट्र का मतलब क्या होता है, जहाँ अनेक रीति रिवाज, अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग रहते हों और वो एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे भारत, भारत एक राष्ट्र का अच्छा सबूत है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग नस्ल के लोग, बल्कि जाति, ठीक है, जाति हम कह सकते हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं और ये एक अच्छा राष्ट्र की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जिनका साझा सभ्यचार है। ठीक है, सभ्यचार का मतलब वही व्यवहार वगैरह, भाईचारा वगैरह, जिनके अंदर मनोविज्ञान, सद्भाव की भावना विकसित हुई है। ठीक है, राष्ट्रवाद। अब देख लेते हैं राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। ठीक है, ये हमने पढ़ा राष्ट्र, ओनली राष्ट्र। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, ध्यान से सुने, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर हमारे मन में अपने राष्ट्र के लिए प्रेम है, वो प्रेम ऐसा प्रेम नहीं कि अगर तिरंगा गिर जाए तो हमने उठा लिया तो वो प्रेम हो गया, नहीं। या फिर अगर हम मूवी देख रहे हैं हॉल में बैठकर, सिनेमा हॉल में देखकर, और राष्ट्रगान बजने लगा तो हम खड़े हो गए, वो प्रेम नहीं। प्रेम की भावना से मतलब है कि आपका जो धर्म है उससे जो अलग धर्म के लोग हैं उनसे आप कैसे व्यवहार में रहते हैं, या आप जाति, नस्ल, इन सबको मानकर रहते हैं या ना मानकर रहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि अगर कोई कास्ट है ऊंची, नंबर 1, ठीक है, कोई कास्ट है जिसका नंबर है 10, ठीक है, तो ये प्रथम हुई और ये निचली हुई, है ना, और ये जो ए है इसे ए मान लेते हैं हम, ये बी मान लेते हैं। अभी जो ए वाला है ये बी के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ अच्छे से बातचीत नहीं करता, उसके हाथ का खाना पसंद नहीं करता, तो ये था। ठीक है, तो ये राष्ट्र नहीं कहला जाएगा। राष्ट्रवाद वो कहला जाएगा कि भाई ए भी मिलजुल कर रहे और बी भी, ये दोनों मिलकर क्या बने, ए भी बने, तब होगा एक राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, ऐसा आप एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ए बी के एग्जाम्पल से। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म कहते हैं इसे इंग्लिश में।
ये विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर सभी को एकीकृत करता है। ठीक है, लोगों का समूह, ठीक है, परंपरा, भाषा, धर्म के हिसाब से अपने समूह को एकीकृत करता है और एक जगह पर, एक क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वहां एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्हें अपने समूह के निर्णयों के आधार पर अपना समूह का संप्रभु राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। ये मिलजुल कर एक निर्णय पर ऐसे पहुंचे हैं कि इनका मिलजुल कर एक फैसला ये हुआ है कि हमें एक राष्ट्र बनाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रवाद को ज्यादा घुमाते नहीं है, सिंपल हम, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब लिखो। लघु उत्तरी क्वेश्चन में आ सकता है ये, एमसीक्यू में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। एमसीक्यू में कम चांसेस है, लॉन्ग और शॉर्ट में आएगा। वैसे ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये एक क्या कह रहे हैं, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है कि आपको राष्ट्रवाद का मतलब पता हो। राष्ट्रवाद का मतलब सिंपल, आप इस पे ना जाएं, ठीक है, इसे अगर आप याद करने बैठेंगे तो इसमें काफी हैवी वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आएंगे। मैं बता देता हूँ राष्ट्रवाद का सिंपल मतलब, जहां अनेक धर्म, ठीक है, अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, जहां अनेक धर्म, अनेक नस्ल, अनेक जाति के लोग मिलजुल कर एक क्षेत्र में रहें, अपना समूह बनाकर, और आपस में भेदभाव ना करें किसी भी प्रकार का, वो कहलाता है राष्ट्रवाद। सिंपल, ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना। आगे चलते हैं। देखिए, आप पढ़ते हैं, हम इससे पहले मैं एक सेटिंग कर लेता हूं पहले। हम्म नेपोलियन कौन था, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है भी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अभी आपको पता नहीं चलेगा नेपोलियन कौन था, क्या करा था, ठीक है, आपको फिल्म वगैरह में शायद इसे देखा हो, ठीक है, ये था नेपोलियन रियल में, है ना, घोड़े पे बैठ के सवार हुए हुए चल रहे हैं ये। हम्म, ठीक है। नेपोलियन का जन्म, देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। फुल एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा, देखिए 15 अगस्त, ये आप डेट कैसे याद करें, ये डेट ऐसे याद करें, अभी 15 अगस्त गुजरी है, अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो थोड़े दिन बाद करूंगा, ठीक है, अभी शूटिंग चल रही है, अभी थोड़े दिन बाद होगी एडिटिंग होके वीडियो, तो जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उससे आप थोड़े दिन पहले देखें तो 15 अगस्त गुजरी, आपने देखा 15 अगस्त पे क्या क्या एंजॉयमेंट करे, ठीक है, किसी ने पतंग काटी, किसी ने उड़ाई, ठीक है, बहुत सारे काम करे बच्चों ने, मैंने भी करे, ठीक है। 15 अगस्त पे बहुत कुछ करते हैं हम, क्योंकि वो हमारा आज़ादी का दिन है। आप इस डेट को ऐसे याद कर सकते हैं कि अभी आपने जो 15 अगस्त पे इंजॉयमेंट करी, ठीक है, वो आपकी मेमोरी सेव हो गई, वो मेमोरी स्ट्रांगली आपके दिमाग में अभी सेव है। आप नेपोलियन बोनापार्ट की जन्म तिथि ऐसे याद कर सकते हैं कि जिस 15 अगस्त को, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 15 अगस्त को आपने इंजॉयमेंट करी, उस दिन नेपोलियन का जन्म हुआ, ठीक है। एमसीक्यू 10th क्लास में बोर्ड में घुमाने वाले ऐसे आएंगे, आपको एक ऑप्शन देंगे, ये पूछेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ, चार ऑप्शन दे देंगे और चारों में 1769 लिखा हुआ होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, ये डेट चेंज होगी, ये वाली डेट चेंज होगी। क्लियर कर देता हूं मैं, ये डेट चेंज होगी, यहाँ लिखा होगा 13 मार्च, या फिर लिखा होगा 5 फरवरी, ऐसे चार डेट्स दे रखे होंगे और एक होगी 15 अगस्त। तो आप इस डेट को ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमने अभी इंजॉयमेंट पिछली बार करी है, फिर कुछ दिन पहले जो इंजॉयमेंट करी है 15 अगस्त को, उस दिन नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। डेट आपको भी याद हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, 1769 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। अब जब इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे ना, तो हमें अपने आप इनके बारे में याद होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं आप, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब अपना ओहदा, ठीक है, अपनी पोजीशन, अपना रुतबा, जिसे हम कहते हैं ना रुतबा, वो व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। देखिए, इसने प्रभावित किया पूरे इतिहास को, कहाँ के, यूरोप के। आपको ये भी पता होना चाहिए यूरोप कहाँ पर है, एंड इसी वीडियो में हम कवर करेंगे यूरोप की पोजीशन भी, ठीक है, वर्ल्ड मैप में। नेपोलियन अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। देखिए,
जिस समय की यहाँ बात हो रही है 1769 की, उससे 24 साल अगर आप आगे लगाएं तो इस उम्र में सेनापति का ओहदा मिलना बहुत मुश्किल होता था। बल्कि राजा तो आप भूल ही जाएं, वो तो जो वंश चले आ रहे हैं उन्हें राजगद्दी मिलेगी, लेकिन सेनापति हुआ या सेना से जो ऊपर होते हैं ओहदे, पोजीशन, वो बहुत मायने रखती थी। और वो पोजीशन मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। और वो पोजीशन तभी मिलती थी जब किसी भी आदमी की एज ज्यादा हो जाती थी, यानी 40 साल से ऊपर हो या 50 साल हो, तब वो सेनापति जैसी पोस्ट मिलती थी। लेकिन नेपोलियन अपनी काबिलियत के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। ठीक है, यहाँ से आपको याद करने की एक की मिल सकती है कि हाँ, 24 वर्ष की आयु में वो सेनापति बना। ठीक है, उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई कई युद्धों में, और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बना नेपोलियन। नेक्स्ट, उदारवाद। ठीक है, अब मैं जो ये आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपकी हेडिंग्स नहीं है, हेडिंग आएगी। ठीक है, अभी आएगी नेक्स्ट, अभी इसमें ही आ जाएगी हेडिंग। ये जो वर्ड्स है ना, इनकी मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही लघु उत्तरी प्रश्न बनते हैं आपके, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और एमसीक्यू भी यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यही पूछ लेंगे उदारवाद का मतलब क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा उसमें से। उदारवाद, उदारवाद पढ़ेंगे अब। देखिए, ये पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं ना, पिक्चर से भी समझाऊंगा अभी मैं। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, इंग्लिश में इसे लिबरलिज्म कहते हैं। शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है। लातिनी भाषा के लाइबर शब्द से ये उत्पन्न हुआ है उदारवाद। ठीक है, लाइबरलिज्म हिंदी में उदारवाद, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। देखिए, एक यहाँ पर अगर हम पिक्चर समझे तो एक यहाँ आदमी खड़ा है, बराबर में उसके बहुत सारे पंछी हैं, और इधर पूरा वर्ल्ड है। और ये एक ऐसा प्रतीत हमें दिख रहा है कि ये आजाद है, ये स्वतंत्र है, ये हमें ऐसे दिख रहा है। इरेज कर देता हूं मैं, है ना। तो उदारवाद का मतलब पता चल गया, स्वतंत्र। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता। देखिए, यहाँ नए मध्य वर्ग की बात हो रही है। अगर आपने क्लास 9 में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी हो तो वहां पर एक वर्ग इंट्रोडक्शन हुआ था जिसका नाम था नए नए मध्य वर्ग। 3 वर्ग थे फ्रांसीसी क्रांति में। आपको एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्विकली इंट्रोडक्शन। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था कि 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, सामंती वर्ग और नए मध्य वर्ग। पादरी वर्ग में वही पादरी थे जो क्रिश्चियन में पादरी वगैरह होते हैं ना, जो पूजा पाठ कराते हैं वो। सामंत वो थे जो उनके शिष्य थे या उनसे रिलेटेड कुछ काम उनका करते थे। और जो नया मध्य वर्ग था वो उन लोगों का वर्ग था जो पढ़े लिखे थे, वकील, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, ये सब उनका मध्य वर्ग था। ठीक है, तो ये था मध्य वर्ग। और नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी। जो नया मध्य वर्ग था उनका क्या अभिप्राय था कि आजादी, स्वतंत्रता मिले हमें, कानून के समक्ष समानता हो, इस सब में समानता हो। अभी मैं समानता का भी टॉपिक पढ़ाऊंगा कि समानता थी भी या नहीं। ठीक है, ये नए मध्य वर्ग यही चाहता था कि समान हो, स्वतंत्र हो, और इसी स्वतंत्रता का नाम दिया गया उदारवाद। ठीक है, उदारवादी परंपरा। दमनकारी, दबाने वाला। ठीक है, दमनकारी एक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है दबाने वाला। अभी पढ़ेंगे निरंकुशवाद का ये है वर्ड, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप पिक्चर से भी समझने की कोशिश करें, है ना। निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इसका क्या मतलब है, निरंकुशवाद का मतलब ये होता है ऐसी सरकार जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई कानून ना हो, ऐसी सरकार, वो निरंकुश कहलाती है। ठीक है, निरंकुश का मतलब ये होता है, यहाँ पर लिया जिसका सत्ता पर ये पढ़ लिया हमने। इतिहास में कई ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती हैं। ठीक है, इतिहास में ऐसी बहुत सारी सरकारें आई जो सैन्य बल पर और दमनकारी बल पर विजयी हुई और रही भी, कई सालों तक उन्होंने राज भी करा। ठीक है, दमनकारी का मैंने आपको मतलब बता दिया है। गेस कर देता हूँ यहाँ से मैं, है ना। जो बच्चे नोट्स उतार रहे हैं वो उतार लें। ठीक है, स्टॉप करके आप वीडियो को नोट्स उतार सकते हैं। बहुत सरल नोट्स हैं और इन नोट्स से 100% आपको क्वेश्चन आएंगे। मैं हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। चैनल की फर्स्ट वीडियो है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सपोर्ट मटेरियल में से मैं करवाऊंगा, और सारे क्वेश्चन आंसर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन टॉपिक्स में से
आए हैं। ठीक है, आप ये बात याद याद रखें, और इन वर्ड्स का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करेंगे आगे की हेडिंग्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निरंकुशवाद का आपको मतलब पता चल गया होगा, आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का क्या मतलब होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष का मतलब होता है, इस प्रत्यक्ष का मतलब होता है हर एक। हर एक मतलब हर एक प्रत्यक्ष। मतदान का मतलब वही वोटिंग। मतदान का मतलब वोटिंग होता है, जिसके द्वारा, ठीक है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को, प्रस्ताव का मतलब कोई भी फैसला को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। देखिए, जनमत संग्रह का क्या मतलब होता है? जनमत वर्ड से आप समझ सकते हैं। जन, जन का मतलब लोग, मत का मतलब वोट, और संग्रह का मतलब पूछना या ग्रुप बनाना। ठीक है, उनसे बातचीत करना। संग्रह का मतलब वैसे बेसिकली ग्रुप होता है। ठीक है, जनमत संग्रह का मतलब आपने देख लिया, किसी एक क्षेत्र की सारी जनता को मिलाकर उनसे कोई प्रस्ताव पूछना, उनके आगे अपनी बात प्रस्तुत करना, ये सब जनमत संग्रह का मतलब। यूटोपिया, कल्पना दृश्य। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? कल्पना दृश्य, कल्पना करना। ठीक है, एक कल्पना मतलब इमेजिन। ठीक है, जिन्हें हिंदी ज्यादा नहीं आती समझ में, उनके लिए मैं हाथों हाथ इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसे समाज की कल्पना यानी इमेजिनेशन करना जो इतना आदर्श है। आदर्श का मतलब क्या होता है? सफल, इतना कामयाब कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी ऐसे संसार की कल्पना करना जिसका संभव हो पाना असंभव सा लगता है, उसका मतलब होता है यूटोपिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रोमानीवाद। रोमानीवाद का क्या मतलब है? रोमानीवाद एक संस्कृति आंदोलन था। ठीक है, एक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। विशेष स्पेशल प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानी कलाकारों तथा कवियों ने तर्क वितर्क, ये तर्क वितर्क का मतलब होता है बातचीत, और विज्ञान पर बल देने के स्थान पर अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। देखिए, इन रोमानीवादियों ने, जो इनके वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, क्या करा, जो कलाकार थे या कवि वगैरह थे, उन्होंने विज्ञान पर तो बल दिया नहीं, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि यानी अंदरूनी बातें, और रहस्यवादी यानी जो रहस्यों से भरी हुई थी बातें या भावनाएं, उन पर बल दिया। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए। राष्ट्रवाद का मैं मतलब ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वे एक सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझे संस्कृति अतीत को राष्ट्र का धर्म बनाना चाहते थे। एक साझे अतीत की संस्कृति को ये राष्ट्र का धर्म बनाना चाहते थे, जो कि ये सफल नहीं हो पाए, है ना। रोमानीवाद का मतलब ये था, सिंपल में। नेक्स्ट, जुंकर्स। देखिए, ये वर्ड आपको एमसीक्यू में बहुत मिलेगा, जुंकर्स। और क्वेश्चन आंसर्स में अगर आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, बच्चे को नॉलेज है, इसने डीपली पढ़ा है। जुंकर्स मैंने इसलिए इस नोट्स में ऐड करा ये वर्ड, क्योंकि ये पूछा जाता है रियल। जुंकर्स का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। पर्षा की एक सामाजिक श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है कैटेगरी। कैटेगरी, है ना। पर्षा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। श्रेणी मैंने बता दिया, कैटेगरी। और पर्षा की जो सामाजिक, जो पर्षा था, जो राज्य पर्षा है, उसमें बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्हें जुंकर्स के नाम से पुकारा जाता था। सिंपल, आपको बस ये पता होना चाहिए कि बड़े बड़े जमींदार इसमें शामिल थे, जिन्हें जुंकर्स कहा जाता था। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे? क्या ऐसा लोगों को लगा कि हमें राष्ट्र अपना खुद बनाना चाहिए, खुद खड़ा करना चाहिए? राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे? निरंकुश शासन व्यवस्था। देखिए, निरंकुश वर्ड का यहाँ पर अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया हेडिंग्स में, उन वर्ड्स का जो मैंने आपको बताया था। निरंकुश शासक व्यवस्था यानी एक ऐसी व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई रुकावट ना हो, ऐसी सरकारी की व्यवस्था कि सरकार कानून के हिसाब से चल ही नहीं रही। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को जेल में ही नहीं डाला जा रहा, और जनता की बातें सुनी नहीं जा रही, उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। तो निरंकुश शासन व्यवस्था एक कारण, इंपॉर्टेंट कारण है राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए। उदारवादी विचारों का प्रसार।
उदारवादी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो स्वतंत्र हो, उदारवाद स्वतंत्र, और जो बदलावों को स्वीकार करें, ठीक है, बदलावों को स्वीकार करें। उदारवादी विचारों का प्रसार करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, एक कारण ये। 4 कारण है, 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताओ, ठीक है। ये आप 4 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। स्वतंत्र, ठीक है। थर्ड कारण स्वतंत्र, समानता तथा बंधुत्व का नारा। देखिए पहले जो यूरोप था ना, वो उसमें समानता नहीं थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या समानता नहीं थी, उसमें समानता नहीं थी। तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा हूँ है, पॉइंट हो सकता है ये कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा लगाने की या भावना उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होना। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने या फिर इसे लाने में शिक्षित मध्य वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये शिक्षित मध्य वर्ग वही नया मध्य वर्ग जो अभी पिछली बार मैंने फ्रांसीसी क्रांति 3 वर्ग बताए थे ना, उनमें से जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। आगे जाते हैं। उदारवाद और राष्ट्रवाद, वो रूढ़ीवाद, ठीक है, रूढ़ीवाद भी हम पढ़ेंगे, उदारवाद, ठीक है, तभी समझेंगे हम। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। अब देखिए यहाँ से हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास मतलब लाइन वाइज, एक क्रम के अनुसार। क्रमिक विकास क्या है? देखिए पहले जो होती है वो फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांसीसी क्रांति होती है कब? 1789 में। फिर होती है नागरिक संहिता, ठीक है, ये होती है 1804 में। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। फिर होती है वियनी की संधि, ये हम पढ़ेंगे लाइन वाइज। 1815 में होती है वियनी की संधि, वियना, ठीक है। उदारवादियों की क्रांति होती है। फिर उदारवादी, देखिए ध्यान से सुने, उदारवादी का मतलब लिख लें, नोट्स बना लें यहाँ से देखकर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मतलब इसका, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है। उदारवादी, उदारवादी का सिंपल मतलब अगर मैं इसमें बताऊं, उदारवादी स्वतंत्र लोग, उदारवादी का मतलब क्या? सिंपल, स्वतंत्र लोग, बदलावों को स्वीकार करने वाले लोग, ऐसे लोग जो अगर कोई बदलाव है उसे स्वीकार कर लें, ऐसे लोग उदारवादी कहलाते हैं। रूढ़ीवादी भी यही समझा देता हूं मैं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। रूढ़ीवादी और उदारवादी में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ये मैं ऐसे रेस कर देता हूँ। ये है रूढ़ीवादी। पुरानी सोच, पुरानी सोच होती है इनकी, रूढ़ीवादियों की, और बदलावों को नापसंद करते हैं। बदलाव को इतनी जल्दी, जैसी उदारवादी स्वीकार कर लेते हैं एकदम बदलावों को, ये रूढ़ीवादी नहीं करते, ठीक है। ये थोड़ा वक्त लगाते हैं, क्योंकि पुरानी पुरानी सोच में रहते हैं, पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति उसमें रहते हैं रूढ़ीवादी। ये जल्दी से बदलावों को नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पर हम चल रहे थे, ये हमने क्रमिक विकास, जो क्रमिक विकास है यूरोप में, वो पढ़ा हमने। उदारवादियों की क्रांति हुई 1848 में। इसे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इस वाले, क्योंकि इससे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, इसे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। इरेज कर देता हूँ मैं सबको। हाँ, इसे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एक क्रम के अकॉर्डिंग डेट्स याद हो जाए। कैसे? फ्रांसीसी क्रांति हुई, पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में डायरेक्ट, 1789। नागरिक संहिता, जब आप इन नागरिक संहिता या उदारवादी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप डेट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। नागरिक संहिता हुई 1804 में, क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। वियनी की संधि 1815। उदारवादियों की क्रांति 1848। जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, एकीकरण का मतलब जुड़ना, 1866 से 1871। और इटली का एकीकरण 1859 से 1871, ठीक है। ये एक क्रमिक विकास है जो आपको डेट्स याद करने में हेल्प करेगा।
अब पढ़ते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ कैसे। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। किसी भी राष्ट्र के लिए ये जरूरी है कि उसकी संस्कृति या सामूहिक पहचान एक सी हो। यहाँ धर्म, नस्ल, जाति की बात नहीं हो रही, यहाँ पहचान की बात हो रही है। पहचान की क्या, जैसे मैं एक भारतीय हूँ, मेरे जो भाई दोस्त हैं वो सब भारतीय हैं, वो एक पहचान है, सामूहिक पहचान, उससे ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये एक यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। यूरोप में अलग अलग समाज था। ये अगर आप यूरोप का मैप उठा के देखें, जूम करके देखें, तो वो अलग अलग समाजों में बटा हुआ था जिसका एकीकरण होता है। जैसे हैम्सबर्ग, ठीक है, उन राज्यों के नाम भी दे रखे हैं। साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे, है ना। जैसी भारत है, भारत में हर भाषा बोली जाती है, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सारी, ठीक है। ऐसा ही यूरोप में था। नेक्स्ट, यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले, ठीक है, 19वीं शताब्दी के पहले यूरोप की जो समाज की संरचना है वो हम देखेंगे कि यूरोप में जब क्रांति नहीं हुई थी तब उससे पहले था कैसा समाज, बेसिकली हम ये पढ़ेंगे। यानी क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति कब से शुरू हुई, 1789 से तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये तो फ्रांस में हो रही है, ठीक है। इनसे ही प्रेरित होकर यूरोप वालों ने भी करी, है ना, ये कह सकते हैं हम। तो 18वीं शताब्दी हम कह सकते हैं, और ये है 18वीं 19वीं शताब्दी, ठीक है, ये कह सकते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 19वीं शताब्दी के भी पहले, जब राष्ट्रवाद की भावना नहीं आई थी, उससे पहले का समाज कैसा था, ठीक है। इरेज कर देता हूँ मैं इसे। तो समाज कैसा था देख लेते हैं। यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। विभाजित का मतलब होता है टूटा हुआ, दो भागों में था, ठीक है। एक था उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग कहते थे। एक था निम्न वर्ग, जिसे कृषक वर्ग कहते थे। पहले उच्च वर्ग पढ़ेंगे जिन्हें कुलीन वर्ग कहते थे। ध्यान रहे, ये कुलीन जो है ना वर्ड, ये भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, पता नहीं क्यों भूलते हैं, भूलने वाला है नहीं ऐसा ये वर्ड, लेकिन भूल जाते हैं। कुलीन और निम्न वर्ग या उच्च वर्ग, इनमें से कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आपको याद रखना है कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग, अमीर लोग, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। उच्च वर्ग पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, इतने हिस्से में दिख रहा होगा, यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, यहाँ पुरुष खड़े हैं। इन पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको इनकी पोशाकों पर ध्यान देना है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये पोशाकें कुछ सस्ती पोशाकें नहीं लग रही हैं, है ना। महंगे महंगे कपड़े लग रहे हैं। जैसे इन्होंने कोट पहन रखा है, इस बच्चे ने कुछ पहन रखा है, ठीक है, ये इनके कपड़े हैं। महिलाओं ने भी बहुत डिजाइनिंग कपड़े पहन रखे हैं, है ना, ये सब। तो ये कोई निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग कृषक वर्ग तो पहन नहीं सकता, गरीब आदमी तो पहन नहीं सकता। ये है उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग। इनकी जो संख्या थी वो कम थी, कम जनसंख्या। अगर आज भी आप भारत में देखें या किसी और देश को अगर मैं लूं टॉपिक के अंदर, भारत को ही देख लेते हैं। भारत में अगर देखें तो आपको, या अपने एरिया में देखें जहां आप रहते हैं, अमीर लोगों की जो जनसंख्या है वो आपको कम मिलेगी, है ना, ये एक फैक्ट है। और जो गरीब होंगे उनकी संख्या बहुत होगी, ये भी एक फैक्ट है। तो ये भी, यहाँ भी यूरोप में यही सिस्टम था कि जो अमीर उच्च वर्ग कुलीन वर्ग थे उनकी जो संख्या थी वो कम थी। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला, ये जो उच्च वर्ग था इनका वर्चस्व जमता था यूरोप में। वर्चस्व का मतलब क्या, पौधा, पोजीशन, इनकी पावर। कहता है ना अमीर लोगों के पास पावर होती है, कुछ भी कर लेते हैं, वही सिस्टम यहाँ पर बताया गया है कि उच्च वर्ग का वर्चस्व था समाज में, उनकी चलती थी, उनकी सुनी जाती थी ये बात। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक इस कैटेगरी में आते थे, ठीक है। एक तो वो सिंपल लोग जो अमीर थे, सिर्फ अमीर, वो जमींदार नहीं है फिर भी अमीर है, किस किस तरीके से, उनका कोई बिजनेस है, कुछ करते हैं काम वाम, तो वो अमीर है। जमींदार जो थे खेतों के मालिक, वो भी इस वर्ग में आते थे, यानी कुलीन वर्ग में आते थे। ओके, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है, सभी अधिकार दिए जाते थे। देखिए, एक जो यूरोप में राष्ट्रवाद होने की एक बहुत अहम जो भूमिका है वो है समानता। समानता यहाँ पर था क्या कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे इन्हें कुछ विशेष अधिकार दे रखे थे समाज ने, और जो कृषक वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, जो निचली जाति या गरीब लोग थे, उनके पास वो अधिकार नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी ये बात हो सकती है
कि हमें भी अधिकार चाहिए। गरीब लोगों का क्या कहना था, हमें भी अधिकार चाहिए। तो राष्ट्रवाद की ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है राष्ट्रवाद होने की, है ना। नेक्स्ट टॉपिक, निम्न वर्ग यानी कृषक वर्ग, इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। ये गलत आ गया पॉइंट यहाँ पर, अधिक जनसंख्या नीति इनकी, अच्छा हाँ सही आया, सही आया। हाँ, जो उच्च वर्ग था उनकी कम जनसंख्या थी और इनकी थी हमारी अधिक जनसंख्या, है ना, इनकी अधिक जनसंख्या थी। निम्न वर्ग था ये जमीनहीन, हीन का मतलब नहीं या ना होना किसी भी चीज का। जमीनहीन यानी या तो जमीन ना थी या तो किराए पर रहते थे। कृषक वर्ग जो था, निम्न वर्ग जो था, या तो इनके पास जमीन थी तो ये अपनी जमीनों पे रहते थे, या अगर जमीन नहीं भी होती थी तो ये किराए पे रहते थे, ठीक है। इन्हें रहना पड़ता था मजबूरी में किराए पे, क्योंकि शहरों में काम था और इन्हें काम की जरूरत थी। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे। देखिए आ गया वो पॉइंट घूम फिर के यहीं पर, इन्हें अधिकार नहीं दिए जाते थे किसी भी प्रकार के, है ना। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था समान रूप से, असमान, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड आ गया। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था नया मध्य वर्ग। शुरुआत में फ्रांसीसी क्रांति में 3 वर्ग इंट्रोड्यूस कराए थे, पादरी, सामंत, नया मध्य वर्ग। इसी मध्य वर्ग की बात हो रही है कि 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा जिसका नाम क्या था, नया मध्य वर्ग। बोलिए साथ में बोलिए, है ना। नया मध्य वर्ग के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं, क्या था ये। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, बता चुका हूं मैंने, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, वही कारखाने वाले, कारखानों के मालिक, ठेकेदार वगैरह, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। चीजें यहां से जुड़नी शुरू हो गई हैं। उदारवाद का क्या मतलब था, बताइए, सब बताइए, कमेंट में कमेंट कीजिए। उदारवाद का मतलब क्या था, स्वतंत्र था, स्वतंत्र। उदारवादी क्या करते थे, बदलावों को आसानी से मान लेते थे। इनकी क्या मांग थी कि एक स्वतंत्र समाज की स्थापना हो, क्या, उदारवादी राष्ट्रवाद हो, किसी भी समाज में उदारवादी राष्ट्रवाद हो, यानी स्वतंत्र राष्ट्रवाद हो, एक स्वतंत्र राष्ट्र हो। नए मध्य वर्ग की ये मांग थी, ठीक है। नेक्स्ट, उदारवादी राष्ट्रवाद, ठीक है, पढ़ते हैं इसे हम। उदारवादी उदारवादी राष्ट्रवाद। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। देखिए जब ये सोच चली, फ्रांस में चली सबसे पहले 1769, डेट यहाँ हैंड टू हैंड याद हो जाएगी अगर आप लिखते जा रहे हैं ना। 1769 फ्रांस में चली राष्ट्रवाद की पहली लहर। तो ये सब जगह फैलने लगा। जब ये फ्रांस में पूरी तरीके से सफल हो गया तो ये हर जगह फैलने लगा कि हाँ भाई फला में, फ्रांस में तो राष्ट्रवाद, लोग खड़े हो गए राष्ट्रतंत्र के खिलाफ और वहां एक राष्ट्रवाद चलने लगा, मतलब वहां राष्ट्रवाद की भावना चलने लगी। सब स्वतंत्र होने लगे, सबको अधिकार मिलने लगे और ये असमानता का जो भाव था, ऊंच नीच, अमीर गरीब और अधिकार न देना, ये सब वहां खत्म हो गया। तो ये चीजें फैलने लगी, है ना। इसी वजह से 1769 में फ्रांस की क्रांति हुई, है ना। फ्रांस की क्रांति हुई इसी वजह से। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीजों तथा पूंजी के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया, ठीक है। अलग अलग राष्ट्रों के बीच जो सामान की लेन देन होती थी उस पर शुल्क लगता था। शुल्क का क्या मतलब होता है, टैक्स, टैक्स लगता था, वो खत्म हो गया इस क्रांति से। लेकिन एक चीज खत्म नहीं हुई हो पाई, वो था सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या था, न्यू स्लाइड पे समझाता हूँ। जैसी एक राज्य है, ठीक है, इमेजिन कीजिए, है ना, एक राज्य है, ये इसका सीमा है, ये इसका बॉर्डर है ना। बी लिख देता हूँ मैं यहाँ, बॉर्डर। अब आप यहाँ पर आते हैं, ये आप हैं, ठीक है, यहाँ पर आप आते हैं, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी बॉडी क्रिएट कर देता हूँ। आप यहाँ पर आते हैं, ये सीमा है, इस राज्य में आपको व्यापार करने जाना है। अब जब यहाँ से आप एंटर होंगे तो यहाँ ये सीमा है, यहाँ पर आपको शुल्क देना होगा, टैक्स देना होगा। अब वो कितना भी हो सकता है टैक्स, क्योंकि आप इस राज्य में एंटर हो रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं सीमा शुल्क, ठीक है। जब आप इस सीमा पर रुकेंगे, टैक्स दे देंगे और फिर अंदर जाएंगे,
तो आप राज्य में एंटर हो सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। बिना शुल्क दिए आप राज्य में एंटर नहीं होंगे, ये सीमा पर आपको रोक लिया जाएगा, ये होता है सीमा शुल्क। ठीक है, अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे आप, बिल्कुल, है ना। इसके लिए, ठीक है, सीमा शुल्क खत्म करने के लिए, ध्यान रहे, सीमा शुल्क खत्म करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोल वराइन। याद करने वाली बात है, एमसीक्यू सीधा उठ के आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन सीधा उठ के आ जाएगा। जोल वराइन क्लब क्या था? सिंपल भाषा में लिखना है, ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। जोल्वराइन उस क्लब का नाम था जो सीमा शुल्क खत्म करने के लिए बनाया गया या स्थापित किया गया, है ना। जितने भी शुल्क अवरोध थे, अवरोध का मतलब होता है रुकावट, है ना, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, इससे पहले 30 से ज्यादा थी। देखिए स्लाइड से समझिए, अगर ये ह्यूमन यहाँ पर जा रहा है तो इसे 30 मुद्राएं या यूरो देने पड़ेंगे। ठीक है, यूरो चलता था उस जमाने में, करेंसी है यूरोप की। 30 यूरो देने पड़ेंगे तब ये राज्य के अंदर एंटर हो पाएगा, है ना। लेकिन जोल्वराइन ने क्या करा, इस 30 को 2 कर दिया गया, 2। अब ये 30 की जगह इसे 2 यूरो देने पड़ेंगे तब इसकी राज्य में क्या होगी, एंट्री होगी, है ना। तो ये तो बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, हालांकि ये जो एक अकेला पॉइंट है पता नहीं नेपोलियन का कहाँ से आ गया। ठीक है, मैंने ही लिखा है वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है कि जो नेपोलियन का समय था वहां पर पुरुषों को वोटिंग का अधिकार था, महिलाओं को था नहीं। लेकिन पुरुषों में भी उन्हें अधिकार था जो धनी थे, जो अमीर थे, उन्हें था सिर्फ वोट देने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जोल्वराइन के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं ना, वैसे तो मैंने आपको ज्यादातर बता ही दिया उसके बारे में। क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ उठा सकते हैं ना, पूरा याद कर सकते हैं आराम से, डेट भी इंक्लूड कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा। ये एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। ठीक है, बहुत सारे राज्य शामिल थे इसमें। ये संघ 1834 में पर्शा की पहल पर स्थापित हुआ था। पहल का मतलब वहां पर पहली है, ये लिखा हुआ है ना, पहली, पहली बार स्थापित हुआ था पर्शा में 1834 में। डेट आ जाएगी उठकर सीधा। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 थी। देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये 30 है ना, 30 है, 30 से भी अधिक थी। ये संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। देखिए आर्थिक, बहुत सारे बच्चे इस आर्थिक का मतलब नहीं जानते और इसमें ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्थिक का सिंपल अगर बताऊं, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, वो होता है मतलब ये, धन, जो चीज धन, पैसा, रुपया से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें आर्थिक में इंक्लूड हो जाती है। कोई भी कंडीशन आपको बतानी हो किसी भी राज्य देश की, वो सब आर्थिक स्थिति, कहते हैं ना आर्थिक स्थिति खराब है, यानी धन की स्थिति, अमीरी गरीबी, है ना, ये इससे आप याद सकते हो ना, धन, आर्थिक का मतलब धन होता है। ठीक है, आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ठीक है, ये थोड़ा मैसी सा हो गया, इसे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। कहाँ गई स्लाइड? हम्म, जो बच्चे उतार रहे हैं उतार लें, बहुत अच्छा रहेगा अगर उतार रहे हैं आप। क्वेश्चन आंसर्स में आप फुल टू फुल नंबर लाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की एक लहर चली, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसने यूरोप देशों का काया पलट कर दिया। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, काया पलट है। ठीक है, जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बन गए जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। उनकी पहचान क्या थी? समान थी। यूनान, पोलैंड, बल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन सीधा उठ के आ जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो ये फुल अपनी पोजीशन, अपनी भूमिका निभा रहा है ये क्वेश्चन, फुल एक्सप्लेन कर रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को। ठीक है, शॉर्ट में ध्यान रहे कि ये शॉर्ट में होता है, पॉइंट में आया ना, अगर 6 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा। देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, उन्होंने क्लास 9th में टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, पहला चैप्टर है शायद ये, फ्रांसीसी क्रांति के नाम से 1789 में हुई थी ये। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने उसका भी ले लिया है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि फ्रांसीसी क्रांति थी क्या।
1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी के भी खिलाफ कुछ बोलना। ठीक है, अगर मुझे कोई नेता पसंद नहीं है तो मैं उसकी अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, यानी उसके खिलाफ कुछ बोल सकता हूँ, उसकी बुराई कर सकता हूँ, जिससे वो क्या करे, अपनी सोच में सुधार करे। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है। ठीक है, 1879 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। ठीक है, जो सत्ता थी फ्रांस में वो राजतांत्रिक थी, यानी एक राजा था जिसका नाम था लुइस लुइस 16, है ना, लुइस 16। इससे समझ में आ जाएगा आपको, लुइस 16 था राजा। वो राजा था वहां का, फ्रांस का, और वो निरंकुश राजतांत्रिक करता था। निरंकुश राजा था। निरंकुश का मैंने आपको मतलब बता दिया है, जिसपे कोई अंकुश ना हो, जिसपे कोई रुकावट ना हो, वो राजा था। ठीक है, तो फ्रांस में उसके पास सत्ता थी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ कि जो सत्ता है वो घूम फिर कर राजा के हाथों से नागरिकों के हाथ में पहुंच गई। यही थी फ्रांसीसी क्रांति। सिंपल, आपको बस इतना समझना है। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। देखिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये लाइन आ गई इसमें। फ्रांसीसी क्रांति से आ सकता है क्वेश्चन, फुल चांसेस हैं। तो बेहतर होगा कि आप फ्रांसीसी क्रांति को डायरेक्टली किसी वीडियो से पढ़ लें। फिलहाल मेरी भी वीडियो आएगी फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर, आप उसे भी देख सकते हैं, है ना। तो बेहतर यही है कि इस पैराग्राफ में तो वही है कि आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन जो मेन डिटेल जहां से एमसीक्यू आएंगे वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी स्पेशल। ठीक है, ये एक चित्र मैंने दे रखा है, थोड़ा छोटा हो गया ये चित्र, है ना। ये फ्रांसीसी क्रांति का चित्र है, लड़ाई दिखाई गई है इसमें सैनिकों और आम नागरिकों के बीच। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन के ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या हुआ, नेपोलियन ने जब शासन किया फ्रांस पर, वहां के नागरिकों को हटा दिया। नेपोलियन आया, उसने वहां कब्जा किया, तो वहां पर क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया उसने। ठीक है, प्रशासनिक प्रशासनिक का मतलब नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को, यहाँ लिख देता हूं मैं। प्रशासनिक का मतलब होता है राजनीतिक, है ना। तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। जितने भी राजनीतिक मामले होते हैं वो प्रशासनिक कैटेगरी में आते हैं, है ना। प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया किसने, नेपोलियन ने। 1804 की नई नागरिक संहिता बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नागरिक संहिता। उसे नेपोलियन की संहिता भी कहा गया, के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। बिना समझाए ही आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान भाषा है। ठीक है, आप ध्यान से सुने। ठीक है, नेक्स्ट, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। सामूहिक पहचान क्या, समान पहचान, कि भाई मैं भी यूरोपियन, तुम भी यूरोपियन, समान पहचान। ठीक है, उसको कायम करने के लिए क्या कदम उठाए गए वो पढ़ेंगे हम। 6 कदम है, वो फुल टू फुल क्वेश्चन आ सकता है इससे, इसलिए ध्यान से सुने। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, हर राज्य से एक एक आदमी को चुना और उसे किस में शामिल कर दिया गया, नेशनल असेंबली नामक एक ग्रुप में शामिल कर लिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, प्रशासनिक व्यवस्था वही राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो। तो हम नई चीज पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी ध्यान देने वाली बात है, ये फ्रांस की बात हो रही है, फ्रांस की बात हो रही है, यूरोप की बात नहीं हो रही। ठीक है, यूरोप में थे उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, है ना, कृषक वर्ग, निम्न वर्ग, अभी समझाए थे मैंने। ये फ्रांस की बात हो रही है। ठीक है, फ्रांस में भी असमानता थी, वहां भी अमीर गरीब लोग थे, तो उसको खत्म किया गया। ठीक है, सामूहिक पहचान बनाने के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू हुई। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप, ये गलत है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है माप। ठीक है, मापना, है ना, स्केल, माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन समर्थन साथ, समर्थन का मतलब साथ के रूप में
क्लब का गठन किया गया जिनका नाम क्या क्या था, खुद बताइए। जैकोबिन क्लब। छात्राओं ने एक क्लब बनाया, ग्रुप बनाया, किसकी तरह, इसी की तरह सामूहिक पहचान में जो ग्रुप बनने थे, नेशनल असेंबली बनी, मध्य वर्ग बना, ठीक है, इसी की तरह छात्राओं ने भी ये फैसला लिया कि हमें भी कदम उठाने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, जैकोबिन क्लब बनाया, ठीक है। इसमें थोड़ी महिलाएं भी शामिल थी। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। फ्रांस में जब ये चीज कामयाब हो गई, राष्ट्रवाद, तो फ्रांस ने क्या किया, अपने सैनिकों को अन्य राष्ट्रों में भी भेजना शुरू कर दिया, जहां पर क्या हो, राष्ट्रवाद वहां पर भी क्रिएट हो जाए, है ना। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है, देखिए ये विशेषता है, ये लोग जीते हुए हैं, ढोलक बजा रहे हैं ना, वहां पर लोग ये सब भाले हैं इनके हाथों में। इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, फुल आएगा आपको, साथ के साथ पॉइंट अगर आप उतार लेते हैं तो 8 मार्क्स, 100% श्योरिटी है। 8 नंबर के क्वेश्चन में ये 7 पॉइंट अगर आप उतार देते हैं, पूरे 7 पॉइंट उतारते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। और इन्हीं वर्ड्स को उतारते हैं तो और फुल मार्क्स के 100% चांसेस मिल जाते हैं। अगर आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो 80% चांस है कि आपको फुल मार्क्स मिले 8 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप इन्हीं वर्ड्स को चुनकर याद कर कर लिखते हैं पेपर में तो 8 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है, 100% श्योरिटी। क्या है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। संविधान आधारित शासन है, ठीक है, इसे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। क्या हो, संविधान आधारित शासन हो, कि हमारे राष्ट्र में क्या हो, संविधान हो, वो उससे शासन चले। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार हो। समानता का मतलब सब एक हैं, स्वतंत्रता सब हम आजाद हैं, बंधुत्व यानी भाईचारा जैसे विचार हो। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, फ्रांस का नया झंडा बनाया गया, तिरंगा बनाया गया, ठीक है, उसे उसे भी हम देखेंगे। नेशनल असेंबली का गठन हुआ। नेशनल असेंबली में कौन लोग थे, ये बात आपको याद रखनी है, मैं लिख दे रहा हूं कौन थे। मध्य वर्ग, जो मध्य वर्ग के पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ही बनाई थी नेशनल असेंबली, ठीक है। जब आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मध्य वर्ग, पादरी वर्ग, फ्रांसीसी क्रांति। ये आप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे हैं तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, तो उसकी वीडियो आपको देखना जरूरी है। उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है। नेशनल असेंबली का गठन यहाँ तक पढ़ लिया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, ये भी हमने पढ़ लिया। माप तोल की एक समान व्यवस्था, ये भी पढ़ ली। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, ये भी पढ़ लिया। ये इसकी विशेषता है फ्रांसीसी क्रांति की। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए गुड बाय।